नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सीडीपी के इस बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी के पास बहुत सी कम समय है, यानी कि 15 दिन है, और 15 दिन में कैसे बेहतर तैयारी आप सभी को करना है, इसके बारे में एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे। और यहाँ से फ़िलहाल आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सीडीपी के और ईवीएस के, हिंदी के सारे ऐसे बेहतरीन प्रश्न, नए प्रश्न लेकर आए हैं जो हर बार सीटेट में ट्रेंड होता है। और क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर ही होता है। सीटेट के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड प्रश्न होते हैं, बस प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो प्रश्न एक देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न एक क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव है, यहाँ पर पूछा गया इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है क्या? विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है? विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, या फिर विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब बात की गई है कि विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, तो आप सभी को पता है कि विकास आपका एक आयामी ना होकर बहुआयामी होता है ना। बहुत कारकों से आपका विकास होता है, तो इसलिए आपका निगेटिव क्या होगा? ए ऑप्शन। विकास ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे का मतलब है सिर से पैर की ओर होता है और केंद्र से बाहर की ओर होता है। क्लियर? विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, बिल्कुल ठीक है। और विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चों का जो विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहकर होता है। इसलिए यहाँ पर ए भी सही है, ए सही और ए बी भी सही है। लेकिन यहाँ पर ए क्या है? निगेटिव है। यही ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका निगेटिव पूछा गया है। ठीक है, विकास के बारे में, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा। लॉरेंस कोहलरवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? नैतिक चिंतन की बात की गई है कि कोहलरवर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक चिंतन कब स्टार्ट होता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। तो बताइए, पूर्व पारंपरिक चरण में, पारंपरिक चरण में, उत्तर पारंपरिक चरण में, या फिर दूरस्थ पारंपरिक चरण में? दूरस्थ और उत्तर को तो आप काट दीजिए। ए और बी में बताना है कि कब नैतिक चिंतन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिएगा, कोहलरवर्ग के नैतिक विकास की अवस्था में उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसमें सभी के दो दो स्टेज हैं। वो चाहे पूर्व परंपरागत हो, नैतिक परंपरागत हो, या फिर आपके परंपरागत हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई जब नैतिक चिंतन की, तो इसमें भी 2 स्टेज हैं। एक आपका जो है स्टेज है, तो बाकी सारे सब स्टेज हैं। तो बात की गई जब नैतिक चिंतन की, तो नैतिक चिंतन जो होता है वो 4 से 10 साल के बच्चों में होता है, और इसको बोलते हैं, नैतिक चिंतन को ही इन्होंने अपने स्टेज में बोला है पूर्व पारंपरिक चरण, यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, या तो आप पूर्व परंपरागत स्तर कह लीजिए, या फिर पूर्व नैतिक स्तर कह लीजिए, या फिर नैतिक चिंतन कह लीजिए। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, कौन सा कथन लेवाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? कौन सा कथन है जो वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है कि अधिगम एक अंतमन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, या फिर अधिगम एक आक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं? तो आपने बार बार पढ़ा है कि वाइगोस्की कहते हैं कि क्या अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिक मिल जाए आपको तुरंत आप लॉक करिए वाइगोस्की को। बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। बी ऑप्शन पॉजिटिव है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहे हैं?
जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक कक्षा में प्रयोग करने वाली कुछ विधि बताता है, उसमें से ऐसी कौन सी विधि है जो सही नहीं है, आप कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन है जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। अगर शिक्षक जेंडर पक्षपात को चुनौती दे रहा है कि क्या ये सही है, यहाँ पर निगेटिव आंसर आपको लॉक करना है। ऐसा कौन सा है जो सही नहीं है भाई? कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। यहाँ पर कौन सा है जो निगेटिव है? ऐसा कौन सा है जो आपको अच्छा नहीं लगा और शिक्षक ऐसा कुछ कर रहा है तो उचित नहीं है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्यों लॉक हो जाएगा? क्योंकि कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बैठाने की व्यवस्था करना, ये जो है कक्षा में प्रयोग की जाने वाली विधि उचित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा क्योंकि यही निगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? शिक्षार्थी को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या जो है हम आपको बोलेंगे कि आप जो है कम पढ़ाई करिए और सीटेट में ताकि आप असफल हो जाएं, तो असफल तो कभी नहीं कहेंगे, है ना। और अगर आप जो है तैयारी कर रहे हो तो सफल होने के लिए, असफल होने के लिए नहीं। तो इसलिए असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता, आत्म पराजित, बिल्कुल गलत। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। ठीक है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 6। तो साथियों क्लास कैसी लग रही है? सीडीपी के प्रश्न थोड़ा सा लेवल कठिन लग रहा होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 6 है कि एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर एक प्राथमिक 1 से 5 की बात की जा रही है, 1 से 5 की कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि छात्र क्या करने, अगर प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, या फिर पूछने पर सजा देनी चाहिए। क्या करेंगे आप लोग? अगर छात्र प्रश्न पूछ रहा है, पूछने के लिए आप क्या करेंगे भाई? प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रोत्साहित करना हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव आपका होता है हतोत्साहित, दंड देना। प्रश्न नंबर 7 कथन से है, अभिकथन से। विद्यालयों को छात्रों में पाठ्यपुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के वाद विवाद होना चाहिए, करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कथन ये कह रहा है भाई कि जो है विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के वाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर नोट करिएगा कि आप लोग को लग रहा है कि यहाँ याद करके, लेकिन याद करने की योग्यता के स्थान पर, ठीक है, याद करने की योग्यता के स्थान पर ये सारी चीज़ करने के लिए योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण क्या है कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक हो। सही विकल्प आपको चुनना है कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक हो, इसलिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग अभिकथन को जब तक आपका पूरा फैक्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है अभिकथन से प्रश्न को आप सही लॉक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा जिसमें आप रुचि लेते हैं, जो आपका मन करता हो कि नहीं एक करना चाहिए हमको, वो आपका आंतरिक है। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है पॉजिटिव, माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन करना, शिक्षा की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना,
प्रतियोगिता जीतने के लिए। तो देखिए, प्रतियोगिता हो गया, दंड हो गया, प्रशंसा हो गया, ये सारी पुरस्कार हो गया, ये आपका बाह्य प्रेरणा है। और आंतरिक क्या होता है? रुचि हमेशा आंतरिक में आता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 कथन से है, सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तर्क आर है कि सीखना दूसरों की मदद लेकर सह निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना दूसरों की मदद लेकर, तभी तो बच्चे समूह में सीखते हैं, और समूह में सीखते हैं तो एक दूसरे की मदद से सीखते हैं, इसलिए ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 को देखिएगा कि बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे किस तरीके से नहीं सीख सकते हैं? बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं। ठीक है। बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं। बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध में सक्षम होते हैं। बिल्कुल, बच्चे तभी सीखेंगे जब वो सीखने के लिए तैयार होंगे। आपका क्या है? पॉजिटिव है। बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं। बच्चा अगर एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, 3 बार गलती करता है, तो आगे चलते चलते उसकी गलती क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। तो बच्चा गलतियों से सीखता है, ये भी क्या है भाई? पॉजिटिव है। और बच्चा चक्रीय तरीके से सीखता है, ये भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन बच्चा रैखिक तरीके से सीखता है, ये आपका निगेटिव है, और निगेटिव पूछा गया, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है। मतलब फुटबॉल खेलने से पहले ही वह क्या जो है कूदना व छलांग मारना सीखती है। यह विकास के किस भी सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? भाई फुटबॉल है ना। फुटबॉल सीखने से पहले ही वह पहले कूदना और छलांग मारना वो सीखती है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? शीर्षगामी, समीप दूराभिमुखी सिद्धांत, परिवर्तनीयता, या फिर साम्य धारण। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, समीप दूराभिमुखी सिद्धांत। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में आते हैं जो कि आपको समझ में ऐसा लगेगा कम आ रहा है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दें। प्रश्न नंबर 12, शिक्षकों को शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में मदद करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसमें? शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक में। सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षार्थी को शामिल करना। शिक्षार्थी द्वारा अवधारणाओं को सीखने में महारत हासिल करना। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद रखता है। याद क्या है आपका? निगेटिव है। अवधारणा आपका क्या है भाई? निगेटिव है। और अंक प्राप्त करना क्या है? आपका निगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव क्या होगा? बी ऑप्शन, कि सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षार्थी को शामिल करना। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षार्थी को शामिल करना, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13 लॉक करिएगा आप लोग। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? बताइएगा, लॉक करिएगा। कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, या फिर बी ऑप्शन है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए, या फिर सी ऑप्शन है, बच्चे जन्म से शैतान हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, और डी ऑप्शन है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे अपने साथी के साथ अपने सहयोग में और सामाजिक बातचीत करके एक दूसरे से बातचीत करके अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे सीखते हैं। यहाँ पर बताइए क्या सही होगा भाई? बच्चे अपने साथियों के साथ सीख सकते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा सीख सकते हैं, क्या लॉक होगा? या फिर आप दंड देकर बच्चों को सिखा सकते हो, पुरस्कार देकर बच्चों को सिखा सकते हो, क्या कर सकते हो? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। बच्चे सहयोग में, बच्चे
अपने समवयस्कों साथियों के साथ सबसे बेहतर सीख सकते हैं समूह में। क्लियर? डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ना भी समझ आए तो वाइगोस्की दिखे तो सामाजिक दिखे और मार दीजिएगा उस चीज़ को, ऑप्शन को। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीय, अगर प्रथम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा भाई? पहले बच्चा कहाँ सीखता है? परिवार या फिर पास पड़ोस में, है ना? परिवार या फिर पास पड़ोस में सीखता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है? जब जहाँ जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय, है ना? विद्यालय सबसे पहले, मीडिया, पत्र पत्रिकाएं, ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी का कारक है। इसलिए जब द्वितीय की बात की जाए तो क्या लॉक करेंगे? विद्यालय एवं मीडिया, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। इसमें देखिए पास पड़ोस है, इसमें भी पास पड़ोस है और इसमें परिवार है, इसलिए प्रथम है। लेकिन जब विद्यालय एवं मीडिया आ जाए तो क्या है? द्वितीय है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? ऐसी कौन सी प्रथाएं हैं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देंगी? शारीरिक दंड, मार मार के बच्चों को एकदम क्या कर दीजिए भाई, हालत खराब, तो क्या बच्चा सीखेगा? अधिगम को बढ़ावा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, बिल्कुल, ये तो भाई पॉजिटिव है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, अगर आप लगातार तुलनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं तब भी बच्चा नहीं सीखेगा। दूसरा और तीसरा लॉक हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, किसकी यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? किसकी यह विचारधारा की है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो? समावेशी शिक्षा की, मुख्यधारा शिक्षा की, विशेष शिक्षा की या फिर बहुल सांस्कृतिक शिक्षा की? तो यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, समावेशी शिक्षा की। प्रश्न नंबर 17, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? स्थिति के बारे में बात की गई है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, ध्यान से देखिएगा, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ऐसा क्या है भाई? ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, या फिर संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। ऐसा किस लिए होता है? अगर बच्चा महसूस कर रहा है, अगर बच्चा चीज़ों को महसूस कर रहा है तो वो आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है। इसका मतलब वो किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित है। और संवेग किसे कहते हैं? जब बच्चा क्या होता है, जब जो है सांवेदिक दशा में उथल पुथल होती है तो उसको बोलते हैं संवेग। जब संवेगों में उथल पुथल होती है तो उसको बोलते हैं संवेग, बोलते हैं। मन जो है विचलित रहता है। तो बात की गई है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, अच्छा अंक नहीं ले पाते और वो महसूस करते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, भाई वो जो है हतोत्साहित होते हैं और उसके लिए वो बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना कि नहीं ये हमारे लिए कठिन है, ये इसको हम नहीं कर सकते। ये किस लिए होता है? क्योंकि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है या फिर संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। तो ये क्या होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। मन की उत्तेजित जो दशा होती है इसके कारण होता है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ठीक है, संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से सन्निहित हैं, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 18, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, फिर बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अगर आप जो है ए और बी को
काट दीजिए। लेकिन अगर सी और डी में लॉक करना हुआ तो क्या लॉक करेंगे, मात्रात्मक रूप से या फिर गुणात्मक रूप से? अगर दोनों आपको मिलता है, मात्रात्मक गुणात्मक, तो सबसे पहले आप लॉक करिएगा गुणात्मक, यानी कि डी ऑप्शन, कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। प्रश्न नंबर 19, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा अर्जन किसे कहते हैं और भाषा अधिगम किसे कहते हैं? सबसे पहले इस चीज़ को आप जानिएगा। भाषा अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक वातावरण में होता है और अनौपचारिक होता है। क्लियर? भाषा अर्जन को हम कैसे करते हैं भाई? हमारे माता पिता जो बोलते हैं उसको हम सुनते हैं और सुनकर उसका अनुकरण करके सीख जाते हैं, वो हो गया भाषा अर्जन। उसके लिए हमको कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन जब भाषा अधिगम की बात की जाए तो भाषा अधिगम का मतलब होता है किसी भी भाषा को सीखना। जब किसी भी भाषा को हम सीखते हैं तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं, ठीक है। जब प्रयास करते हैं तब जाके उसको सीखते हैं, उसके लिए हमको विद्यालय जाना पड़ता है, वो औपचारिक होता है। तो यहाँ पर भाषा का कठिनाई स्तर हो जाएगा, भाषा की पाठ्यपुस्तक हो जाएगी, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति हो जाएगी, या फिर भाषिक परिवेश की उपलब्धता हो जाएगी। क्या लॉक होगा? भाषा अर्जन भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि भाषिक परिवेश की उपलब्धता, इसमें भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में दोनों परिवेश की उपलब्धता होती है। क्लियर? प्रश्न नंबर 20, अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? अर्थपूर्ण खोज द्वारा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, भौतिक पुरस्कार देकर और नकारात्मक पुनर्बलन देकर। नकारात्मक तुम कर ही नहीं सकते, गलत भाई। पुरस्कार देकर और प्रतिस्पर्धा, एकदम भेदभाव, लड़ाई झगड़ों को बढ़ावा देकर नहीं भाई। अर्थपूर्ण खोज द्वारा हम अधिगम को सुसाधित कर सकते हैं, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 को देखिएगा, कथन से है। कथन आपका पेपर फर्स्ट में भी आता है और पेपर सेकंड में आता है। जो पेडागोजी के प्रश्न होते हैं सीडीपी के, ये आपके पेपर फर्स्ट में भी काम करते हैं और पेपर सेकंड में भी काम करते हैं। इसके लिए आपको अलग से पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, जिनका दोनों पेपर है। प्रश्न 21 है, कथन से है। कथन ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा कथन को, कि शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के, बच्चों के समूह को, बच्चों की विविध पृष्ठभूमि को पढ़ाते समय एक शिक्षक को चाहिए कि वो उनके सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करें। तर्क है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। भाई जब भूमिका नहीं निभाते तो आप वाइगोस्की का सिद्धांत क्यों पढ़ते हैं? वाइगोस्की ने सिद्धांत तो इसलिए दिया है कि बच्चों का जो विकास होता है समाज में रहकर होता है, तो इसका मतलब भूमिका निभाते हैं ना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आर गलत है। जब रीजन ही गलत है तो कथन तो गलत ही होगा, ठीक है। ये तो पता लगना चाहिए ना कि बच्चा किस पृष्ठभूमि से आता है, तो इसलिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। डी ऑप्शन लॉक, ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न नंबर 22 ये भी कथन से है। समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने और लिखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करें। तर्क है कि संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा डालता है। संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान, बाधा शब्द कैसा है? निगेटिव है। हतोत्साहित करना क्या है? निगेटिव है भाई। जब दोनों निगेटिव है तो ए और आर दोनों गलत है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई करने में, यह कथन क्या दर्शाता है? तो भेदभाव की बात हो गई ना, कि लड़कियां रसोई संभालेंगी और लड़के ऑफिस का काम संभालेंगे। समाज द्वारा बनाया गया एक संरचना है जिसको बोलते हैं रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता, है ना। तो जेंडर समता, जेंडर समानता, जेंडर अनुरूपता, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता का हो जाएगा जब लड़के और लड़कियों में आपको भेदभाव दिखे
तो वहाँ पर तुरंत आपका जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता? निःशक्त बच्चे पर, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे पर, बच्चों की नियमित उपस्थित। भाई शिक्षा का RT एक्ट 2009 जो है निःशक्त बच्चों पर लागू होता है, ये पॉजिटिव है। अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो उनको फ्री एजुकेशन देना चाहिए, मिलना चाहिए। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर भी लागू होता है और बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। लेकिन 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर कोई इसमें वो नहीं है, इसलिए आपका C ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नेगेटिव पूछा गया है। प्रश्न नंबर 25, आकलन पूछा गया है। आकलन क्या है? बच्चों को लेबल, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है कि बच्चों को लेबल के अनुसार नाम देकर आप उनको अलग करिए। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, और सीखने में सुधार का एक तरीका क्या होना चाहिए? ये शब्द यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर तनाव और दबाव। लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के बच्चों को सिखाना है तो उसमें तनाव और दबाव सब तो निगेटिव हो जाएगा। इसलिए आकलन क्या है? तो सीखने में सुधार का एक तरीका है। D ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अलगाव की बात की जाए, वर्गीकृत की बात की जाए, आपका तुरंत निगेटिव हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 कथन से है, बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझाने के लिए अपने स्वयं के सिद्धांत गढ़ते हैं। रीजन क्या है? बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। सही विकल्प चुनना है। बिल्कुल सही है। अगर बच्चे किसी घटना को देखते हैं तो अगर बताते हैं तो अपने शब्दों में पूरी घटना को बता सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरों को समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, वो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे होते हैं। तो यहाँ पर A और R दोनों सही है और R सही व्याख्या करता है A की, इसलिए A ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 बताइएगा दोस्तों, आपको क्लास कैसी लग रही है? बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? अगर बच्चों का आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो कौन से कारण होने चाहिए बताइए? बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलगाव करना एवं नाम देना। मैंने क्या बताया? वर्गीकृत, नोट करिएगा, वर्गीकृत और अलगाव, ये क्या है आपका? निगेटिव हो जाता है। और यहाँ पर अलगाव की बात करें, निगेटिव है। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, या फिर C ऑप्शन है, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। और D ऑप्शन है, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। क्या आप माता पिता के साथ चर्चा करेंगे? क्या लॉक होना चाहिए? A तो कट गया, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसलिए आपको बताना है A और D में क्या लॉक होगा। यहाँ पर B और D है, क्या आप B और D को लॉक करेंगे या फिर B, C और D? तो कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, ये भी ठीक है अगर आप शिक्षक हैं। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों के प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी पॉजिटिव है। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों, चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये भी ठीक है। अगर आप माता पिता को चर्चा में शामिल कर रहे हैं तो पॉजिटिव है। अगर उनके पास आप बच्चों की शिकायत बता रहे हैं तो वो निगेटिव। तो इसलिए यहाँ पर B, C, D लॉक हो जाएगा, D ऑप्शन। प्रश्न नंबर 28, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार दंड क्या है? निगेटिव है भाई। अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता हो, केवल यहाँ भी है, और वर्गीकृत यहाँ भी है। चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे
तो आपका एक भी आंसर गलत नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। टैग वर्ड का अगर आप यूज करते हैं तब भी आपका बहुत काम हो जाएगा। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डॉट डॉट हैं। अभी हमने पहले ही बताया था कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है भाई, संबंधित नहीं है, पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं। तो सन्निहित हैं, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जैसे विकास और अभिवृद्धि एक दूसरे से सन्निहित हैं, पर्यावरण और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं, संवेग एवं संज्ञान वैसे ही एक दूसरे से सन्निहित हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं भाई? पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैकल्प मतलब होता है जो पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करे, रीडिंग डिसेबिलिटीज़ की बात की जा रही है। तो एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, लेकिन अपसारी चिंतन है तो यहाँ पर हो जाए धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, जब पढ़ने की अक्षमता की बात की जाए तो वही हो जाएगा आपका पठन वैकल्प। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के 30 प्रश्न। इस 30 प्रश्नों में आपने कितना स्कोर किया और आपको अभी कितना पढ़ने की ज़रूरत है? समय बहुत कम है, 15 दिन आप सभी के पास बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए और टैग वर्ड की वीडियो को आप देखिए। 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप जो है ऑप्शन को ज़्यादा प्रश्नों को क्लियर कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, तो उससे आपका मनोबल बढ़ेगा। तो साथियों, क्लास को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, जिससे और भी लोग क्लास से जुड़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेज। और आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताएं।